everyone. No, sorry. Hello elements. हेलो एलिमेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे 2024 के पीवाईक्यूज। कौन से पीवाईक्यूज देखेंगे? सबसे पहले देख लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट वाले चैप्टर्स का पीवाईक्यू। कौन से? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर है सारे इंपॉर्टेंट है जेई नीट के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये जो सारे पीवाईक्यूज है वो जेई के पीवाईक्यूज है। किस चीज के है? हमारे जेडबल के पीवाईक्यूज है। हम स्टार्ट करेंगे सबसे फर्स्ट जो चैप्टर से, वो होगा हमारा एल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन जो आप लोगों को बोर्ड पे दिख रहा है वो आया था हमारा 4 अप्रैल शिफ्ट 2 के पेपर में। अब क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है इधर। 1 ब्रोमोप्रोपेन के अंदर जब हम NaOH को डालेंगे इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल तो हमें क्या मिलेगा? सबसे पहला हमारा ये क्वेश्चन है। तो सोचो इधर क्या कंसेप्ट लगेगा। बहुत इजी सा कंसेप्ट है। कौन से रिएक्शन है? देखो सबसे पहले कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन को पढ़ के दिमाग में बेसिक रिएक्शंस आनी चाहिए। कौन से बेसिक रिएक्शंस मैम? आपने तो बता ही नहीं कौन सी बेसिक रिएक्शंस है। तो बेटा मैंने वो मेरे लास्ट वीडियो में आप लोगों को बता दी है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, उसके ऊपर जाके देख लेना कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस को सॉल्व करने से पहले कौन सी बेसिक रिएक्शंस आनी चाहिए। और वो बेसिक रिएक्शंस के अंदर की जो क्लासिफिकेशन है वो भी पता होनी चाहिए। जैसे एलिमिनेशन रिएक्शन है तो उसका क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए कि उसमें E1 और E2 रिएक्शंस भी होती है। जैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है तो उसके अंदर ये पता होना चाहिए कि उसमें SN1 SN2 रिएक्शंस भी होती है। तो वो सारी बेसिक रिएक्शंस बेसिकली पता होनी चाहिए। एक बार वीडियो देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। और उसके बाद आप जब पीवाईक्यू करोगे तो ऐसे पीवाईक्यू होंगे। रिमेंबर, ऐसे पीवाईक्यू हो जाएंगे क्योंकि जब बेसिक कंसेप्ट दिमाग में होंगे तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो चेक करते हैं इधर, बहुत इजी सा कंसेप्ट है। क्या है हमारा? ये है हमारा RX, मैं ऐसा बोल सकती हूँ। हेलो अल्केन है हमारे पास। उसके अंदर वो लोग क्या डाल रहे हैं? उसके अंदर वो लोग डाल रहे हैं NaOH, जो क्या होता है? जो होता है हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बेस। NaOH है, KOH है, वो सारे क्या होता है? वो सारे एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है। एस ब्लॉक एलिमेंट के जो हाइड्रोक्साइड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस की तरह एक्ट करते हैं। अब उसके अंदर वो लोग क्या डाल रहे हैं? मैं बोलूँ कि कोई एल्कोहल को डाल रहे हैं, हमारा इथेनॉल उसको डाल रहे हैं। तो ये किस बेसिक रिएक्शन जैसे दिख रही है? कुछ दिमाग चल रहा है कौन सी बेसिक रिएक्शन है ये? तो ये बेसिकली जब भी एल्कोहल के प्रेजेंट में हम स्ट्रॉन्ग बेस यूज करते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस, इधर एक वर्ड आया स्ट्रॉन्ग बेस, और एक वर्ड आया, एक ये वाला वर्ड और एक ये वाला वर्ड। ये दोनों से मुझे क्या पता चला? तो ये दोनों से मुझे ये पता चला कि ये हमारी कौन सी रिएक्शन है। तो ये है हमारी E2 रिएक्शन। क्लियर हुआ? E2 रिएक्शन में क्या होता है? क्या कंसेप्ट था E2 रिएक्शन का? तो E2 रिएक्शन का कंसेप्ट था कि उसमें स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा? तो स्ट्रॉन्ग बेस, हमारा बेस क्या करता है? तो बेस लोन पेयर किसी भी प्रोटॉन को डोनेट करेगा। तो बेसिकली इधर जो बेस होगा वो RX में से हाइड्रोजन को निकालेगा बीटा पोजीशन पे से, और ये जो एल्कोहल है वो उसको मीडियम प्रोवाइड करेगा कि तू इधर एलिमिनेशन रिएक्शन कर। मैम अगर इसकी जगह पे कुछ ऐसा आ जाए कि वो लोगों ने यूज स्ट्रॉन्ग बेस किया है बट इधर वो लोग यूज कर रहे हैं, इधर तो स्ट्रॉन्ग बेस ही है बट वो लोग एज अ सॉल्वेंट, एज अ मीडियम प्रोवाइड करने के लिए क्या यूज कर रहे हैं? तो वो लोग यूज कर रहे हैं वाटर, या फिर वो लोग लिख रहे हैं एक्वियस। अगर ये दोनों में से एक वर्ड हुआ तो इधर हमारा हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कौन सी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी? ये तो हमारा क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस, और इधर एक्वियस मीडियम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इससे क्या पता चला? हमारी होगी SN2 रिएक्शन। क्लियर हुआ दोनों में डिफरेंस? ये चीज रट लो और समझ लो, पहले समझ लो फिर रट लो तो आराम से हो जाएगा सारी चीजें। क्या करना है? स्ट्रॉन्ग बेस है, एल्कोहल यूज किया, अगर स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंट में एल्कोहल यूज कर रहे हैं तो E2 रिएक्शन, और अगर स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंट में कुछ एक्वियस मीडियम यूज कर रहे हैं तो फिर सब्स्टिट्यूशन होगा। ऊपर वाले में एलिमिनेशन होगा। E2 मतलब एलिमिनेशन और नीचे में सब्स्टिट्यूशन। तो क्या बनेगा इसके अंदर? एलिमिनेशन होगा। तो बेसिकली हमारा जो अल्फा पोजिशन है उसके ऊपर से हेलाइड आयन निकलेगा, और जो बीटा पोजीशन है उसके ऊपर से क्या निकलेगा? हाइड्रोजन निकलेगा। तो मैं इसको बोल सकती हूँ कि ये क्या हो गया? अल्फा बीटा एलिमिनेशन हो गया। क्लियर हुआ? तो इसके अंदर क्या बनेगा चलो अब समझते हैं। तो ये हमारी कौन सी पोजीशन है? दिस इज आवर अल्फा पोजीशन। और बीटा पोजीशन मतलब कौन सी? तो जहां उसके अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उसको बीटा पोजीशन बोलते हैं। तो ये अल्फा, ये बीटा। तो इधर से हम अल्फा हाइड्रोजन को निकाल सकते हैं। तो पहले, अब इसमें स्ट्रॉन्ग बेस यूज किया है, दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग बेस
एट द वेरी सेम टाइम जब ब्रोमीन निकलेगा स्ट्रॉन्ग बेस भी अंदर से हाइड्रोजन को ले जाएगा, इसलिए उसको E2 रिएक्शन बोलते हैं। मैम अगर इधर वीक बेस यूज हो गया तो, इफ वीक बेस यूज हो गया तो इवन रिएक्शन होगी। इवन रिएक्शन मतलब क्या, जो 2 स्टेप में होती है, जिसमें वीक बेस यूज किया है दैट मीन्स हाइड्रोजन को वो बाद में निकालेगा। सबसे पहले किसको निकाल देगा, सबसे पहले हैलाइड तो निकलने ही वाला है बट ऑब्वियस है, उसके बाद वो आराम से सेकंड स्टेप में हाइड्रोजन को निकालेगा। स्ट्रॉन्ग बेस मतलब सबसे पहले मैं हाइड्रोजन को निकालूंगा, जैसे ही हैलाइड निकलेगा एट द वेरी सेम टाइम मेरा हाइड्रोजन निकलना चाहिए, उसको बोलते हैं E2 रिएक्शन। क्लियर हुआ? तो इसके अंदर क्या बनेगा हमारा, तो इसके अंदर हमारा बन जाएगा प्रोडक्ट ए। मैं इधर लिख रही हूँ प्रोडक्ट ए क्या बनेगा हमारा, कुछ ऊपर लिख लेते हैं प्रोडक्ट ए। अच्छा इधर लिख लेते हैं प्रोडक्ट ए बनेगा, क्या बनेगा, एलिमिनेशन होगी, इधर से बीटा निकलेगा, इधर से हाइड्रोजन निकलेगा, ऐसे लिख लेते हैं। ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन, इधर से ये निकला, ये इधर से निकला तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रख के गया। अब डबल बॉन्ड कैसे बनता है, पॉजिटिव नेगेटिव से डबल बॉन्ड बनता है बट ऑब्वियस है, तो क्या करेंगे, इसको इधर से ऐसे निकाल देंगे तो इधर से नेगेटिव निकल जाएगा। वो जो बेस होगा, जो बेस इसमें हम लोगों ने यूज किया है वो इसके साथ बॉन्ड बना लेगा और इसको निकल जाएगा। दैट मीन्स हमारा HB माइनस बाहर और नेगेटिव पॉजिटिव से इधर क्या बन गया, डबल बॉन्ड। क्लियर? तो हमारा प्रोडक्ट क्या हुआ, हमारा प्रोडक्ट हुआ प्रोपीन। अब ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में तो है ही नहीं, चलो प्रोडक्ट का। अब प्रोडक्ट के अंदर हमें क्या करना है, तो प्रोडक्ट के अंदर मैम हमें ऐड करना है हमारा H2O2 और H+। ये कौन सी रिएक्शन है, तो मैम ये तो हमारी सिंपल सी कौन सी रिएक्शन है, मैंने बोला था बेसिक रिएक्शंस पढ़नी है, कौन सी रिएक्शन है, तो ये है हमारी बेसिक रिएक्शन में मार्कोव-निकोव। क्या होता है मार्कोव-निकोव में, एल्किन के अंदर अगर आप लोग कोई भी ऐसा रिएजेंट ऐड करते हो तो वो उसके अंदर से अपना न्यूक्लियोफाइल निकालेगा और वो अटैक कर लेगा बेस्ड ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ अ कार्बोकैटायन। यही होता है ना मार्कोव-निकोव। तो इसमें क्या बनेगा, तो इसके अंदर हमारा जो प्रोडक्ट ए है वो ये वाला है। मतलब अगर मैंने इधर से डबल बॉन्ड को ब्रेक किया बेस्ड ऑन द बेसिक रिएक्शन, कौन सी, मार्कोव-निकोव के बेस पे अगर हम स्टेबिलिटी देखें तो हमारा 2 डिग्री जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है कार्बोकैटायन। तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ इधर मेरा पॉजिटिव चार्ज आएगा, इधर नेगेटिव आएगा। अब ये H2O है तो H2O डिवाइड होगा H+ में और OH- में। H+ कहाँ अटैक करेगा, पॉजिटिव पे, सॉरी OH- कहाँ अटैक करेगा, पॉजिटिव पे, और H+ कहाँ जाएगा हमारा, नेगेटिव के पास। क्लियर हुआ? तो क्या बनेगा हमारा, तो प्रोडक्ट बी हमारा बन जाएगा CH3 CH, इधर OH और इधर आ जाएगा CH3। कुछ दिख रहा है ऐसा ऑप्शन में, इसका नाम क्या होगा, इसकी नेमिंग करो तो इसकी नेमिंग होगी प्रोपटुअल। कुछ दिख रहा है ऐसा ऑप्शन में? ओके कितने ऑप्शन दिख रहे हैं, ये तो एलिमिनेट हो गया क्योंकि इसमें तो प्रोप-1 है तो ये तो नहीं होगा, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी नहीं होगा, ऐसे ही 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब चेक करते हैं प्रोडक्ट सी को, तो प्रोडक्ट सी कैसे देखेंगे, इसमें भी हमारी फिर से वही बेसिक रिएक्शंस आ जाती हैं। फर्स्ट वाली जो आप लोगों ने मैकेनिज्म की वो थी हमारी मार्कोव-निकोव की, और जो सेकंड वाली मैकेनिज्म हम लोगों ने अब हम करेंगे वो होगा हमारा एंटी मार्कोव-निकोव। कौन सी रिएक्शन है, एक नेम रिएक्शन है, इट इज एन इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन जिसमें हमारा एंटी मार्कोव-निकोव की मैकेनिज्म फॉलो होती है। तो कौन सी है ये है हमारा हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन में बेसिकली क्या होता है, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन के अंदर बेसिकली इधर आप लोगों को दिख रहा है H2O2, तो H2O2 मीन्स पेरोक्साइड और एंटी मार्कोव-निकोव में पेरोक्साइड ही होता है। क्लियर हुआ? तो ये एंटी मार्कोव-निकोव जो मैकेनिज्म है वो फॉलो करेगा, और ये रिएक्शन कौन सी है, दिस इज एन हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन जिसके अंदर हम लोगों का डायरेक्टली OH- जो होगा हम उसको अटैक करवा लेंगे। कौन सी पोजीशन पे, इधर नहीं देख सकते, इधर देख लेते हैं, कौन सी पोजीशन पे अटैक करवाएंगे। अगर मैं डबल बॉन्ड को ब्रेक करूंगी तो इसके अंदर मेरा जो डबल बॉन्ड ब्रेक होगा वो ऐसे होगा। क्यों मैम पॉजिटिव इधर आया, तो बेटा ये बेसिक रिएक्शन है, ये एंटी मार्कोव-निकोव का कंसेप्ट है कि वो 1 डिग्री कार्बोकैटायन को ज्यादा स्टेबल करता है, इसलिए इधर पॉजिटिव आएगा और ये OH- है वो डायरेक्ट अटैक करेगा किसके ऊपर, इसके ऊपर। तो इसमें क्या बनेगा, इसमें हमारा बन जाएगा ये वाला, इधर OH- ने अटैक किया, इधर H+ ने अटैक किया, तो कौन सा ऑप्शन हमारा राइट हुआ, ये तो नहीं होगा, दोनों थोड़ी बन रहे हैं, तो ये हो जाएगा सी, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर? अब आप लोग सोचोगे मैम तो ये सब क्या दिया है, ये डाइबोरेन, फिर ये कौन है, तो ये बेसिकली फ्यूरेन है जिसको हम बोलेंगे टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। ये सारे मीडियम प्रोवाइड करते हैं और कुछ नहीं, और ये जो है
वो एज अ न्यूक्लियोफाइल यूज होता है, वो पूरे रिएक्शन से। पर अगर आप लोगों को डायरेक्टली समझना है तो अगर आप लोगों को कोई भी ऐसे रिएक्टेंट दिखे जिसमें डाइबोरेन है, जिसमें पेरोक्साइड है, जिसमें OH माइनस और वाटर, ये सारी चीजें यूज हो रही है, तो कुछ नहीं करना है, याद करो एंटी मार्कोवनी मैकेनिज्म और डायरेक्ट OH माइनस को इधर लास्ट 1 डिग्री कार्बोकैटायन पे अटैक करवा लो, हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, ये तब तक नोट कर लो, सारे कंसेप्ट को बहुत ही प्रॉपरली हमें करना है, सारी चीज बेसिक रिएक्शंस के ऊपर ही बेस्ड है और नेम रिएक्शंस के ऊपर। क्लियर, चलो ये नोट डाउन करो, फिर आगे करते हैं। चलो अब देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन। कौन सा है दूसरा क्वेश्चन, किस बेसिक रिएक्शन के ऊपर बेस्ड है? तो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो होगा हेलोजिनेशन। किस चीज का हेलोजिनेशन? तो हम बेंजीन में हेलोजिनेशन करवाते हैं ना, कि बेंजीन के अंदर मैंने X2 डाल दिया, मतलब हेलाइड का मॉलिक्यूल डाल दिया, और उसके बाद कोई लेविस एसिड यूज करते हैं। उसमें ना एक क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से, व्हाई वी यूज लेविस एसिड? लेविस एसिड को क्यों यूज करते हैं? सिर्फ मैं हेलाइड को नहीं डाल सकती, सिर्फ X2 को नहीं डाल सकती, उसके अंदर डाल सकती हूँ कि नहीं डाल सकती? ये क्वेश्चन अभी मैं आप लोगों को इधर पूछ लूंगी तो एग्जाम में आ जाएगा, क्योंकि एग्जाम में वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि लेविस एसिड का यूज क्या होता है। अगर आप लोगों को यही नहीं पता ना कि लेविस एसिड यूज क्यों करता है, तो फिर यू कांट डू दिस रिएक्शन। तो आपको पता होना चाहिए कि लेविस एसिड का यूज क्या है। हेलोजिनेशन में लेविस एसिड को बेसिकली इसलिए यूज करते हैं। इधर मैं जनरल रिएक्शन लिखती हूँ कि होता क्या है। हमारा ये बेंजीन है, उसके अंदर X2 को डालेंगे, मीन्स कोई हेलोजन है, और उसके साथ हम यूज करेंगे कोई भी लेविस एसिड, जैसे मैंने ले लिया है AlCl3, कोई भी लेविस एसिड यूज कर सकते हैं। अब ये लेविस एसिड का इधर रोल क्या है, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। व्हाट इज द रोल ऑफ लेविस एसिड हियर? तो लेविस एसिड, चलो लेविस एसिड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, ये बात तो पता होगी। लेविस एसिड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, उन लोगों के पास ऑक्टेट रूल कंप्लीट नहीं होती है। इधर आप लोग चेक कर सकते हो, जैसे AlCl3 है, तो Al के पास कितने होते हैं वैलेंस में? 3। Cl के पास तो कितने होंगे? हाँ, जो हम लोग जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन से कंपाउंड है, उसमें जब हम हेलोजन का गिनते हैं तो हम उसको 1 कंसीडर करते हैं कि उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे करके उसको गिनते हैं। तो इधर कितने उसके पास? तो इधर हो गया हमारा 3 + 3 6 इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स उसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मतलब कोई ऐसा कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, वो क्या चाहेगा कि मुझे इलेक्ट्रॉन दो। अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो हम क्या दूसरों को बोलेंगे कि मुझे ये दो, मुझे खाना चाहिए पर मेरे पास नहीं है, या फिर मुझे भूख लगी मेरे पास नहीं है तो मैं दूसरों के पास मांगूंगी। तो लेविस एसिड भी वही चीज करता है, वो क्या करेगा? दूसरों के पास मांगेगा। अब इधर दूसरा है कौन? बेंजीन के पास तो मांग नहीं सकता, उसका रेजोनेंस बेचारा जो होगा वो बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा, तो हम बेंजीन को तो टच नहीं करेंगे। कौन बचा इधर? इधर इधर हमारा बचा हेलोजन। अब हेलोजन कैसे देगा, तो वो समझते हैं। हेलोजन जो होता है वो डिसोशिएट होगा X+ में और X- में। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके ऊपर ज्यादा है? X+ के ऊपर कि X- के ऊपर? किसके ऊपर ज्यादा है? X+ का मतलब तो ये हुआ ना कि उसने इलेक्ट्रॉन लॉस कर लिया, वो भी बेचारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी में चला गया, ये बात हो गई। X- के ऊपर एक्स्ट्रा के इलेक्ट्रॉन्स है, दैट माइनस साइन सिंबलाइज के उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, मतलब वो एक्स्ट्रा के इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है, उसकी डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, उसका मीनिंग ये हुआ। तो अब ये क्या करेगा? ये जो लेविस एसिड है वो बेसिकली क्या करता है, लेविस एसिड को चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, देने वाले इधर लोग बैठे हैं, कौन सा? ये वाला दे सकता है, ये वाला तो दे ही नहीं सकता क्योंकि ये खुद लॉस में है। पॉजिटिव चार्ज मींस उसको खुद को इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि उसने अपने इलेक्ट्रॉन लॉस कर लिए, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा। तो अब इधर होता क्या है, ये जो लेविस एसिड है वो बेसिकली यूज होता है किस चीज के लिए? ताकि हमारा जो, हम लोग इधर एग्जांपल के लिए ले लेते हैं ब्रोमीन को, ब्रोमीन के मोलेक्यूल को ले लेता है, ताकि हमारा जो ब्रोमीन है वो इजीली Br+ को अपने में से निकाल सके और फिर हम उसको बेंजीन के ऊपर अटैक करवा सके। तो लेविस एसिड का जो रोल है वो आप लोगों को क्लियर हुआ। लेविस एसिड क्या करता है? तो लेविस एसिड ये चीज को एनहेंस करता है कि Br+ जो है वो इजीली निकल पाए। अगर Br+ निकलेगा ही नहीं तो फिर वो इधर अटैक कैसे करेगा? क्योंकि इधर जो अटैक होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होता है, ये सबको पता है। ये वाली जो हेलोजिनेशन रिएक्शंस है उसमें इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होता है, ये पता है हम लोगों को। तो इधर निकालना तो पड़ेगा ना इलेक्ट्रोफाइल को। अब इलेक्ट्रोफाइल निकले, वो चीज एनहेंस हो, वो प्रोसेस हो, उसके लिए हम यूज करते हैं लेविस एसिड, क्योंकि लेविस एसिड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट दैट मींस कि मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेंगे? जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो। मतलब अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूं, इसको तो ऐसे ब्रेक डाउन होगा, इसके पास है इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेगा? ले लेगा। तो कुछ रिएक्शन इसमें ऐसे दिखेगी कि अगर हम करवाए तो ये जो होता है वो इसको ले लेता है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसके पास नहीं है, तो वो ऑब्वियसली ले लेगा उसको। कुछ ऐसा बना देंगे वो लोग, ऐसे करके वो दोनों स्टेबल रहते हैं और ये जो इलेक्ट्रोफिलिक का निकलना एनहेंस होता है और फिर वो अटैक कर सकता है बेंजीन के ऊपर। क्लियर हो गया लेविस एसिड का रोल। अब तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएगा, ऐसे। चलो देखते हैं।
गिवन टू स्टेटमेंट्स, ओके ये हमारा वो ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन होते हैं स्टेटमेंट के बेस पे, वो वाला क्वेश्चन है। चेक करते हैं, शिफ्ट 1 में आया था ये क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है, ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल, हमने बेंजीन से समझा, इन जनरल समझा, फिनॉल को भी उधर ले सकते हैं, उधर एनिसोल भी आ सकता है, टॉल्यून भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। तो ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल इन सॉल्वेंट विद लो पोलैरिटी सच एज, कौन है ये हमारा, ये क्लोरोफॉर्म और ये कार्बन डाइसल्फाइड रिक्वायर्स लेविस एसिड एज अ कैटालिस्ट। वो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि जब हम फिनॉल का ब्रोमिनेशन करवाएंगे तो ये सारे कैटालिस्ट हमें चाहिए एज अ लेविस एसिड, ये सब एज अ लेविस एसिड हमें चाहिए, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो लोग, चाहिए कि नहीं चाहिए सोचो। तो मैम आपने इधर बेंजीन का समझाया, पर इधर पूरा गेम चेंज हो जाता है, कैसे वो देखते हैं। इधर हमारे पास है फिनॉल, अब चेक करो बेंजीन और फिनॉल में डिफरेंस क्या है, सोचो। ये है हमारा बेंजीन, ये है हमारा फिनॉल। बेंजीन हैज नो इलेक्ट्रॉन, नो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू डोनेट। बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन तो है, पर वो इलेक्ट्रॉन से वो खुद स्टेबलाइज होगा ना, खुद को क्यों देगा। जब मुझे खाना चाहिए, मुझे भूख लगी है, तो मैं दूसरों को क्यों दूंगी। अगर किसी के पास एक्स्ट्रा होगा तो वो मुझे देने आएगा ना, मैं क्यों, मैं मतलब क्यों दूंगी। समझ आया। तो बेंजीन जो है उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है देने के लिए, खुद के पास है कि वो रख सकता है, वो स्टेबल हो सकता है, और दूसरों को देने के लिए नहीं है। पर अब ये चीज अगर हम फिनॉल में देखें तो फिनॉल खुद तो स्टेबल है रेजोनेंस करके, और फिनॉल के पास कितने लोन पेयर होता है, 2 लोन पेयर। मतलब अगर एक लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है तो वो दूसरा डोनेट कर सकता है। तो इधर एक चीज समझ आई, इफ यू यूज बेंजीन इन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर अगर आप लोग बेंजीन के अंदर हेलोजिनेशन करवा रहे हो तो फिर हमें लेविस एसिड यूज करना पड़ेगा, क्योंकि बेंजीन हैज नथिंग एक्स्ट्रा टू डोनेट। बट अगर आप फिनॉल में करवा रहे हो ब्रोमिनेशन या हेलोजिनेशन, तो उस केस में आप लोगों को लेविस एसिड डोनेट करने, लेविस एसिड यूज करने की कोई नीड नहीं है। क्यों, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो आराम से दे सकता है, क्योंकि उसके पास है एक्स्ट्रा के 2 लोन पे लेके बैठा है। अगर एक रेजोनेंस में इन्वॉल्व भी हो गया तो दूसरा तो वो दे सकता है ना। इसलिए अगर फिनॉल में कुछ करवा रहे हो तो उसमें आप लोगों को लेविस एसिड की नीड नहीं है। क्लियर। अब ये स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं, आराम से हो जाएगा। ब्रोमिनेशन ऑफ अ फिनॉल इन सॉल्वेंट विद अ लो पोलैरिटी सच एज, ये सारे लेविस एसिड यूज कर रहे हैं, रिक्वायर्स अ लो पोलैरिटी सच एज दिस रिक्वायर्स अ लेविस एसिड एज अ कैटालिस्ट। चाहिए लेविस एसिड, नहीं चाहिए, क्यों चाहिए, है फिनॉल के पास देने के लिए तो नहीं चाहिए। तो ये स्टेटमेंट कैसा है, ये स्टेटमेंट हो गया हमारा फॉल्स। इसको समझते हैं। लेविस एसिड कैटालिस्ट पोलराइजेस ब्रोमीन टू जनरेट ब्रोमाइड आयन। ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स, चलो सोच के बताओ। मैंने पूरा कंसेप्ट समझा दिया, उसके अंदर आ जाएगा सब कुछ। लेविस एसिड कैटलिस्ट पोलराइजेस ब्रोमीन टू जनरेट दिस। यही तो रीजन समझा, यही तो रोल है लेविस एसिड का। क्या करता है वो, ब्रोमीन को एनहेंस करेगा, उसको कुछ भी करके इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट करेगा, और इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट करने के लिए उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खुद की तरफ खींचनी पड़ेगी तो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। तो ये स्टेटमेंट कैसा है, ये हमारा हो गया ट्रू स्टेटमेंट। कितने इजी इजी क्वेश्चन है, सारे नॉर्मल बेसिक कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। क्लियर हुआ, चलो इसको नोट करो, फिर आगे देखते हैं। चलो अब देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा है वो लोगों ने, तो वो लोगों ने दिया है क्लोरोबेंजीन, जिसके अंदर वो लोगों ने यूज किया है सोडियम हाइड्रोक्साइड एट 623 केल्विन एंड 300 ATM। क्या बनेगा, ये एक स्पेसिफिक रिएक्शन है, ये एक नेम रिएक्शन है। कौन सी नेम रिएक्शन है, याद आ रही है। देखो अगर तुम लोगों को ऑर्गेनिक के रिएक्शंस को बहुत इजीली सॉल्व करना है तो बेसिक रिएक्शंस के ऊपर फोकस करो, जैसे मैंने बताया लास्ट वीडियो में बताया, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और एक जितने भी नेम रिएक्शंस है ना जो इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर फोकस करो, तो फिर बहुत इजी गेम है ऑर्गेनिक। तो देखते हैं, ये जो है वो हमारी है डोव्स रिएक्शन। कौन सी प्रोसेस है, ये प्रोसेस को बोलेंगे डोव्स प्रोसेस। डोव्स प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जिससे हम लोग डायरेक्टली क्लोरोबेंजीन से फिनॉल को बना सकते हैं, वरना और कोई ऐसी प्रोसेस नहीं है जिसमें हम हेलोअराइल से बेंजीन को बना सके, ऐसी कोई प्रोसेस नहीं है। कोई भी आप लोग रिएक्शन देखोगे, कभी भी ये चीज पॉसिबल नहीं है कि इधर से हेलोजन को निकालो, इधर कोई भी रिएजेंट ऐड करवाओ, एनी रिएजेंट, और फिर ये बनाओ। ऐसी ये वाले रिएक्शंस होने वाली ऐसी कोई प्रोसेस ही नहीं है। इसके अंदर आप लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वो सारी चीजें नहीं करवा सकते, क्योंकि X माइनस इधर से कभी निकलेगा ही नहीं। अगर वो निकलेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लेके तो बेंजीन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज,
और वो चीज डिस्टर्ब करेगी उसकी रेजोनेंस को, और रेजोनेंस को डिस्टर्ब करेगी तो उसकी स्टेबिलिटी अफेक्ट होगी। दैट मीन्स ये चीज कभी होती ही नहीं है कि इधर से ये निकले और फिर इधर न्यूक्लियोफाइल लगे, तो ऐसी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन जनरल कभी पॉसिबल नहीं है। डोव्स प्रोसेस इज वन is not out of one such process. डोव्स प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जिससे आप लोग ये चीज को पॉसिबल कर सकते हो, बट उसके लिए एक टेम्परेचर होता है, एक प्रेशर होता है और कुछ रिएजेंट्स यूज करने पड़ते हैं, बहुत स्पेसिफिक है। और ये जो डोव्स प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर में से डोव्स प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, तो ये चीज को याद रखना है। कौन सी प्रोसेस है ये है हमारी डोव्स प्रोसेस। क्या करता है डोव्स प्रोसेस? तो कोई भी जो हेलोएरिन है उसको कन्वर्ट करेगा किसके अंदर? फिनॉल में कन्वर्ट करेगा। क्लियर? क्या बनेगा तो इसके अंदर बीच में एक हमारा जो बनता है एक्स, ये पूरी डोव्स प्रोसेस है इधर तक, ये पूरी हमारी डोव्स प्रोसेस है। तो इसके अंदर होता क्या है, तो हमारा एक्स क्या होगा, तो बेसिकली क्या होता है, अब इधर हमारा जो लगेगा वो ये होगा, इधर दिखता है ये है हमारा Cl। अब ये Cl है वो ये रिएजेंट के ऐड करने से क्या बन जाएगा, हाँ, पर ये रिएजेंट को सिर्फ ऐड करोगे तो कुछ नहीं होगा, उसके साथ एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर इज वेरी मैंडेटरी, क्योंकि इन जनरल तो रिएक्शन होती नहीं है। मैम अपने ऐसा बोला तो फिर ये कैसे करवा लिया, तो टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर ये स्पेसिफिक रिएक्शन होती है जिसको डोव प्रोसेस बोलते हैं। हाँ, और ये रिएक्शन के अंदर टेम्परेचर और प्रेशर को याद रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर और प्रेशर अगर याद नहीं है तो फिर आप लोग नहीं लिख सकते डोव प्रोसेस के रिएक्शन एग्जाम में। टेम्परेचर और प्रेशर याद रख के जाना। तो ये क्या होता है, इधर हमारा जो इंटरमीडिएट होता है वो ये वाला बनता है, इसको बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन, या फिर बोल दो सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बोलेंगे? सोडियम फिनॉक्साइड। और इधर से सोडियम को निकाल दो, इधर से भी निकाल दो, ये बन जाएगा हमारा फिनॉक्साइड आयन। क्लियर? तो इसमें इंटरमीडिएट में बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड, तो हमारा एक्स कौन होगा, हमारा एक्स हो जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। अब उसके अंदर क्या ऐड करवा रहे हैं, तो अब उसके अंदर वो लोग ऐड करवाए हैं HCl। अब HCl ऐड करवाया तो ऑब्वियसली क्या बनेगा, अब इधर सोडियम भी है Cl भी है, दोनों को तो सॉल्ट बनाना बहुत पसंद है, तो दोनों क्या करेंगे, सॉल्ट बना लेंगे। इधर से NaCl बाहर, Na ये Cl माइनस Na प्लस, कुछ नहीं करना, आयंस को ब्रेक डाउन करो, अटैक करो, आयंस ब्रेक करो, अटैक करो, पूरे ऑर्गेनिक में यही करना और कुछ नहीं करना है। और सिर्फ कंडीशंस देखनी है कि किस कंडीशन पे आयन कैसे ब्रेक होता है, बस, और कुछ नहीं है उसमें। तो Cl और NaCl बाहर, इधर H जो है वो इधर लग जाएगा, तो क्या बनेगा हमारा, बन गया फिनॉल। तो हमारा जो Y होगा वो होगा हमारा फिनॉल। Y क्या बनेगा, Y बनेगा हमारा फिनॉल। मैम फिनॉल तो बना लिया, अब उसके अंदर Z भी वो लोग पूछ रहे हैं, तो Z क्या होगा, और ये जो ऑप्शंस दिए है वो Z के दिया है कि हमारा प्रोडक्ट Z कौन सा है। तो Z में क्या कर रहे हैं, तो फिनॉल में वो लोग बेसिकली ऐड कर रहे हैं कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। अब नाइट्रिक एसिड इज वेरी फ्यूमिंग इन नेचर, तो और उसमें भी वो लोग कंसंट्रेटेड ऐड कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ऐड करने से इधर बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेटेड अमाउंट में होगा नाइट्रेशन। नाइट्रेशन अगर हम एज यूजुअल बेंजीन में करते हैं तो सिर्फ एक ही NO2 लगेगा, पर जब भी आप लोग फिनॉल में करोगे तो जितने भी ऑर्थो और पैरा है सबके ऊपर लगेगा, ये चीज याद रखना। फिनॉल में नाइट्रेशन करोगे तो ऑर्थो पैरा, कितने ऑर्थो है हमारे पास, 2 खाली जगह है, ऑर्थो की और पैरा की 1 खाली है, क्योंकि एक के ऊपर तो OH ग्रुप लगा है। तो जब भी फिनॉल के अंदर आप लोग यूज करोगे कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, तो इट इज वेरी फ्यूमिंग इन नेचर, तो वो क्या करेगा, सबके ऊपर लग जाएगा, मतलब ऑर्थो और पैरा पोजिशन के ऊपर। तो कुछ ऐसा बनेगा, क्या बनेगा इसके अंदर, अगर मैंने यूज किया कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड तो वो बन जाएगा कुछ ऐसा, ऑर्थो पे भी लगेगा, पैरा पे भी लगेगा, और इधर भी ऑर्थो पे लगेगा। क्लियर? तो इसको क्या बोलते हैं, इसका जो कॉमन नेम है उसको बोलेंगे पिक्रिक एसिड। क्या नाम है इसका, पिक्रिक एसिड। क्लियर? तो इसमें से पिक्रिक एसिड कौन सा दिख रहा है, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये मिल गया आंसर। इजी है, ये भी फर्स्ट शिफ्ट में आया था क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, हो जाते हैं सॉल्व अगर बेसिक कंसेप्ट आते हो तो। क्लियर? अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी इसके रिलेटेड ही है, इसलिए साथ में ही देखते हैं इसको भी। कंसीडर द गिवन केमिकल रिएक्शन सीक्वेंस को कंसीडर करो और देखते हैं। फिनॉल है हमारे पास, क्या ऐड किया मैंने फिनॉल में, कंसंट्रेटेड H2SO4। अब है ना, जब भी आप लोग प्रिपरेशन करोगे ये वाले चैप्टर की, तो जब भी बेंजीन के अंदर या और किसी चीज के अंदर आप लोग कराओगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो बहुत ही इजी होगा, मतलब जो सब में मैकेनिज्म फॉलो होती है ना वही चीज होगी।
पर इसमें ना फिनॉल वाले केस में ना, हाँ, ये सारी चीजें चेंज हो जाती है। तो फिनॉल वाला केस एकदम प्रॉपरली और उसको ज्यादा फोकस करके करना, क्योंकि उसमें प्रोडक्ट्स चेंज होते हैं। क्योंकि जैसे मैंने बोला, लेविस एसिड का भी इश्यू है कि फिनॉल में हम लेविस एसिड यूज नहीं करते, तो फिनॉल इज बोलते हैं ना, उसको थोड़ा सर पे बिठा के रखना। फिनॉल वाला पूछते हैं वो लोग एग्जाम में, क्योंकि फिनॉल वाला केस में चीजें चेंज हो सकती है। तो फिनॉल है, उसके अंदर क्या ऐड किया, कंसंट्रेटेड H2SO4, और प्रोडक्ट ये बन रहा है। अब हम जब नॉर्मल बेंजीन के अंदर कंसंट्रेटेड H2SO4 ऐड करते हैं लेविस एसिड के साथ, तो हमारा क्या बनता है, हमारा सल्फोनिक एसिड बनता है। सल्फोनिक एसिड मतलब एक पे ही लगेगा, पैरा पे लगेगा, बेंजीन के ऊपर पैरा पे लगेगा, सल्फोनिक एसिड बनेगा। इसमें वो चीज नहीं होती है। इसमें क्या होगा, बेंजीन है मेरे पास, इधर है हमारा OH ग्रुप। अब जब मैंने इसको अंदर ऐड करवाया, देखो मैं ना आप लोगों को कंसेप्ट समझा रही हूँ, मतलब इसके पीछे ये क्यों हो रहा है, तो कंसेप्ट मैं समझा रही हूँ। मैकेनिज्म जहां जहां मुझे लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बतानी पड़ेगी, मैं बता रही हूँ। बेसिक रिएक्शंस आई एम टेलिंग यू, पर जो मैकेनिज्म है जो बहुत ही बेसिक है, बहुत ही इन जनरल है, मतलब नॉर्मल रेजोनेंस स्ट्रक्चर में कहाँ अटैक करवाना है, वो सारी चीजें आप लोगों को देखनी पड़ेगी। तो जब ये देखने बैठो तो प्लीज नोट्स को खोल के बैठना, ऐसे मत बैठ जाना कि सब कुछ ही हो जाएगा। कंसेप्ट और जितने भी इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं बता रही हूँ, क्लियर। तो मैकेनिज्म्स हम सबके डिस्कस नहीं करेंगे, जो इंपॉर्टेंट लगेगी वही डिस्कस करेंगे। तो फिनॉल के अंदर मैंने ये डाला, ये क्या करता है, SO3H+ को अटैक करवाएगा, ऑब्वियसली ये अटैक करेगा उसके अंदर। तो क्या बनेगा, हमारा बन जाएगा SO3H। नॉर्मल बेंजीन में सिर्फ इतना बनता था, अगर ये सबको निकाल दे तो सिर्फ इतना बनता था, पर फिनॉल के अंदर इतना नहीं बनता है, ये पूरा बनता है। वो ऑर्थो और पैरा दोनों पे एक साथ अटैक करेगा। तो हमारा प्रोडक्ट ए क्या होगा, हमारा ये बन जाएगा प्रोडक्ट ए, जहां दोनों पे सल्फोनिक ग्रुप लगेंगे, क्लियर। अब प्रोडक्ट बी क्या बनेगा, फिर से कंसंट्रेटेड आ गया। अब मैंने बोला अगर फिनॉल के अंदर कुछ भी हो, फिनॉल के सब्स्टिट्यूट्स के ऊपर कोई भी एसिड क्यों ना हो जाए, अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज कर रहे हो तो वो पिक्रिक एसिड बना के ही छोड़ेगा उसको। तो इसके अंदर यूज कर लेते हैं कंसंट्रेटेड HNO3, क्या बनेगा, ये बन जाएगा OH, NO2, NO2 एंड NO2। कौन है ये, पिक्रिक एसिड, क्लियर। अब वो लोगों ने बोला है, क्या पूछा है, टोटल सम ऑफ ऑक्सीजन एटम इन प्रोडक्ट ए, PAPB मतलब प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी कितने होंगे, देखते हैं कितने हैं, गिन लेते हैं। इसमें कितने हैं, 3 3 6 7, इसमें 7 ऑक्सीजन एटम्स है। इसके अंदर कितने हैं, 4 5 6 7, इसमें भी 7 है। कितने हो गए टोटल, 14 इलेक्ट्रॉन्स लिख रही हूँ, 14 एटम्स हो गए, 14 ऑक्सीजन एटम्स। ऑक्सीजन के एटम कितने हो गए, 14। तो इसमें आंसर क्या आएगा, 14। क्लियर हो, नोट डाउन करो, फिर आगे देखते हो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन है हमारा। तो इसके अंदर वो लोगों ने दिया है हमको इथेनॉल। अब ये तरीके से जो लिखते हैं ना 1 2 3, उसका मीनिंग ये है कि सबसे पहले इसको डालो, उसके बाद प्रोडक्ट, उसके बाद उसका प्रोडक्ट बनाओ, उसके बाद सेकंड को डालो, उसका प्रोडक्ट बनाओ, फिर थर्ड को डालो, उसका प्रोडक्ट बनाओ। इसका मीनिंग ये होता है। इसका मीनिंग ये नहीं होता है कि सबको एक साथ डाल दो और फिर खिचड़ी बना के कुछ भी निकालो, ये मीनिंग नहीं होता है। इट इज अ 3 स्टेप रिएक्शन, तीन अलग अलग रिएक्शन है। देखते हैं इसको, अच्छा क्वेश्चन है। अगर ये बोर्ड में पूछा होता तो फिर 3 मार्क के लिए पूछा होता, तो इट इज अ सिंगल मार्क क्वेश्चन। तो उस तरीके से करना है हमें, ऐसा नहीं सोचना है कि सबको मिक्स करके डाल देते हैं, सब्जी नहीं बना रहे हम। चलो, इथेनॉल है। इथेनॉल के अंदर सबसे पहले क्या डाला है वो लोगों ने, सबसे पहले वो लोगों ने ऐड किया है जॉन्स रिएजेंट। कौन है ये जॉन्स रिएजेंट, ऐसा पूछ लेंगे एग्जाम में। डोव्स रिएजेंट तो तुमको पता होना चाहिए कि डोव्स रिएजेंट में कौन कौन होता है। कौन होता है डोव्स रिएजेंट में, ये लोग होता है डोव्स रिएजेंट में। NaOH, फिर इधर 263 केल्विन, H+ होगा, और साथ में HCl भी हो सकता है H+ की जगह पे, और एक स्पेसिफिक प्रेशर होगा। ये सब होता है। तो रिएजेंट्स भी पता होने चाहिए, सिर्फ ऐसा नहीं कि हाँ रिमोट इवेंट रिएक्शन तो सिर्फ रिएक्शन है, पता है उतना, उसके रिएजेंट्स भी पता होने चाहिए। कोई रिएक्शन में ऐसा हो गया कि वो लोगों ने बेंजीन दे दिया या फिनॉल दे दिया या एनिसोल दे दिया और फिर बोला कि इसके अंदर रिमोट इवेंट रिएजेंट यूज करो और प्रोडक्ट बनाओ, आप लोग तो शॉक के क्या पूछ लिया, कुछ नहीं पूछा, सिर्फ रिएजेंट को याद रखने। तो चलो, जॉन्स रिएजेंट क्या होता है। तो जॉन्स रिएजेंट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसको यूज करते हैं हम एल्कोहल से एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए। अगर कोई हाइड्रोकार्बन है, अगर कोई एल्कोहल है, तो उसको हम एल्कोहल से एल्डिहाइड, वो एल्डिहाइड तक ही उसको ऑक्सीडाइज करेगा। ये चीज याद रखना। जॉन्स रिएजेंट, ये जॉन्स रिएजेंट हो गया, फिर PCC हो गया, वो सब एल्कोहल से एल्डिहाइड तक ही उसको ऑक्सीडाइज करता है। जो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, जैसे KMNO4 है जो उसके बाद ही यूज किया है, वो उसको फर्दर ले जाएगा कार्बोक्सिलिक में।
या तो वो उसको फर्दर ले जाएगा या फिर वो अल्कोहल से डायरेक्ट भी कार्बोक्सिलिक में ले जा सकता है, जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब एक जॉन्स रिएजेंट हो गया जो एल्डिहाइड तक पहुंचाता है, फिर एक पीसीसी हो गया, फिर हमारा हो गया एक Na2Cr2O7 हो गया, K2Cr2O7 हो गया। ये सारे एक नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है जो एल्डिहाइड, अल्कोहल से एल्डिहाइड और फिर एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक। अगर 2 बार यूज करो तो, एक बार यूज करो तो वो सिर्फ एल्डिहाइड तक ही बनाएगा। अब देखते हैं, मैम सब बता दिया। जॉन्स रिएजेंट क्या है वो तो बताओ। तो जॉन्स रिएजेंट क्या होता है? तो जॉन्स रिएजेंट हमारा होता है, इधर लिख लेते हैं CrO3, ये हो गया हमारा जॉन्स रिएजेंट। क्या करता है ये? तो इसको बहुत ही रिएक्शन मैकेनिज्म वाइज देखने की नीड नहीं है, क्योंकि वो नहीं है तुम लोगों को। तो हम अब नॉर्मली ऐसा याद रखेंगे कि जॉन्स रिएजेंट मतलब हमारा क्रोमियम ऑक्साइड आ जाएगा, जिसको हम यूज करते हैं अल्कोहल से एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज करने के लिए। तो ये क्या करेगा? इसको ऑक्सीडाइज करेगा। तो हमारा जो फर्स्ट से प्रोडक्ट बनेगा, मैं इधर सारे प्रोडक्ट्स लिख रही हूँ, तो हमारा जो फर्स्ट से प्रोडक्ट बनेगा वो कौन बनेगा? CH2। क्लियर? इथेनॉल बनेगा। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है? सेकंड स्टेप में अभी बात की, ये कौन है? ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा, फर्दर ऑक्सीडाइज करेगा, तो ये बना देगा कार्बोक्सिलिक। हो गया। अब थर्ड वाला क्या करेगा? हाँ, ये कौन सा रिएजेंट है? ये भी रिएजेंट है। अगर इसकी जगह पे कोई और नाम दिया होता तो फिर आपको पता होना चाहिए कि उसमें ये रिएजेंट्स आते हैं। ये कौन सा रिएजेंट है? ये भी एक स्पेसिफिक रिएक्शन है। मतलब इतनी बार नहीं पूछते, बहुत कम पूछते हैं, पर हाँ पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ है। कौन सा रिएजेंट है ये? तो जब भी NaOH, कैल्शियम ऑक्साइड और हीट तो दिखेगी साथ में, और ये दोनों तो पैर में ही दिखेंगे, भाई बहन एक दूसरे के। तो ये कौन सा है? तो ये है हमारा डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के रिएजेंट्स। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब क्या? डीकार्बोक्सिलेशन मतलब बेसिकली कोई भी आप लोगों को कार्बोक्सिलिक दे दिया होगा, कुछ नहीं करना है, पूरा जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना उसको बाहर निकाल दो, पूरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप अलोंग विद कार्बन उसको बाहर फेंक दो, और जितना बाकी रह जाएगा तो हमारा अल्कीन बनेगा। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन किस में होती है? तो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बेसिकली जो ROH कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है उसको कन्वर्ट करते हैं RH के अंदर। कार्बोक्सिलिक टू अल्केन कन्वर्जन के लिए हम डीकार्बोक्सिलेशन यूज करते हैं। कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन मतलब अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करें तो दैट इज कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, पर अगर हम डीकार्बोक्सिलेशन कर ले तो कार्बोक्सिलिक एसिड को निकालना है और कुछ नहीं करना है। सिंपल है। इसके अंदर क्या यूज होगा? NaOH यूज होगा, कैल्शियम ऑक्साइड यूज होगा और हीट यूज होगा। इसकी मैकेनिज्म में कुछ नहीं होता, ये लोग इसके अंदर ये डालते हैं तो बेसिकली क्या बन जाता है? COONA बन जाता है। फिर और एक बार उसको यूज करेंगे, NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड और हीट और एक बार यूज करेंगे, तो इस बार हमारा RH बन जाता है और ये जो पूरा ग्रुप है वो बाहर निकल जाएगा, Na2CO3। अब आप लोग सोचोगे मैम ये सब आया कहाँ से? तो देखते हैं मैकेनिज्म को समझते हैं। चलो, ये तो मीडियम प्रोवाइड कर रहा है कैल्शियम ऑक्साइड, तो उसका तो कुछ काम नहीं है। हम NaOH को देखते हैं, तो RCOONA है इधर, और कौन है? NaOH है। इसको देखते हैं। अब क्या होता है, इधर से ये नेगेटिव को लेके निकलेगा, नेगेटिव चार्ज लेके निकलेगा। अब ये जैसे नेगेटिव चार्ज को लेके निकलेगा तो ये पूरा निकल गया, इसके ऊपर ओके सॉरी ये ऐसे करके जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इधर से अगर ये ब्रेक होने वाला है, ये इधर से ब्रेक होगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये जो नेगेटिव है इसके ऊपर पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे। तो इधर से क्या निकला? चेक करो क्या बन गया? Na2, दो Na दिख रहे हैं, तो Na2CO3 बाहर निकल गया और क्या बचा? RH। बस डिकार्बोक्सिलेशन ऐसे ही होती है। क्लियर हुआ? तो इसमें क्या बनेगा? अब इसका डिकार्बोक्सिलेशन करवाना है हीट देके, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा मीथेन। है ऑप्शन में, है, मिल गया, आ गया आंसर। मैंने बोला ना ये पूरे को एलिमिनेट कर दो, एलिमिनेट, जैसे ही ये रिएजेंट देखे एलिमिनेट कर दो। क्लियर? आगे समझे? चलो। हाँ, और एक चीज, जितनी भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती है उसके अंदर अगर जेई में तो कोई इशू नहीं है, जेई नीट में कोई इशू नहीं है, पर अगर बोर्ड की बात करें या फिर कोई भी सेमेस्टर एग्जाम्स की बात करें तो उसके अंदर ऐसा मत करना कि तुम लोगों ने कंपाउंड लिख लिया पर वो बेचारे को हाइड्रोजन ही नहीं दे रहे हो। जैसे बहुत बार ऐसा होता है, हम है ना ऐसे बनाते हैं, सिर्फ ऐसे हो गया, बस इतना ही लिखोगे, इसके भी मार्क्स कट होते हैं, ये चीज याद रखना। और अगर ये जो चीज है वो पेपर में रिपीटेडली हुई और चेकर ने देखी कि ये बंदा बेचारे कार्बन को हाइड्रोजन ही नहीं दे रहा है, सारी जगह पे मेरा कार्बन सिंगल बॉन्ड में है या डबल बॉन्ड में है, अगर उसने ये चीज देखी और रिपीटेडली देख रहा है वो कि पेपर में बहुत सारी जगह पे की है, वो 2-3 मार्क आराम से एलिमिनेट कर देगा। फिर ये मत सोचना कि सब कुछ तो राइट लिखा है तो हो क्या रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तुम लोगों ने हाइड्रोजन का सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाया है, जो चीज होती ही नहीं है। हाइड्रोजन के पास होते हैं 3 बॉन्ड। चेकर की आंखों में हाइड्रोजन का चश्मा नहीं होता है कि वो देख सके कि उसके पास है हाइड्रोजन।
क्लियर? तो ये मिस्टेक बोर्ड में प्लीज मत करना, मार्क्स एलिमिनेट आराम से करते हैं वो लोग, और कोई हमारे पास फिर कोई एक्सक्यूज भी नहीं होता है कि ये तो चीटिंग, ऐसा कुछ नहीं होता है, कर सकते हैं एलिमिनेट इसका मार्क्स। क्लियर? क्योंकि बॉन्ड हमने नहीं दिखाया। तो ये चीज प्लीज ध्यान रखना, ऐसे मत लिखना हाइड्रोजन को उसके साथ लिखना है। पर इफ यू आर मेकिंग स्केलेटल स्ट्रक्चर अगर तुम लोग बना रहे हो ऐसे ऐसे करके, तो फिर इसमें हाइड्रोजन को लिखने की नीड नहीं है। अगर ऐसे कर रहे हो तो फिर नेसेसरी है हाइड्रोजन को लिखना। चलो अब आगे करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल? कौन सी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है? हाँ, अब ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए तुम लोगों को ऑर्गेनिक आना चाहिए। वेरी फर्स्ट स्टेप ऑर्गेनिक पता होना चाहिए। फिर ऐसा आधा आधा करके गए हो, एक चैप्टर छोड़ के गए हो, तो तुम ऐसा ऑर्गेनिक को मतलब ऐसे क्वेश्चंस को नहीं कर सकते। उसके लिए सारी चीजें पता होनी चाहिए। कब आया था? शिफ्ट 2 में। ये भी शिफ्ट 2 में आया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल? ये हो सकती है एनीसोल के अंदर HBr डालो और ये बन जाए। सोचो, हो सकती है? हो सकती है मैम, क्यों नहीं हो सकती? इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस, ये भी माइनस, ये भी प्लस, क्या होगा? इसके साथ H चला जाएगा। अब H और OH को तो एक दूसरे से बहुत प्यार है, तो वो दोनों तो साथ में आ जाएंगे, और बाहर क्या निकलेगा? बाहर निकल जाएगा हमारा CH3Br, ब्रोमोमीथेन, मिथाइल ब्रोमाइड, जो भी बोलना है। तो ये रिएक्शन होगी, तो फिर ये तो नहीं आएगा। और ऐसे क्वेश्चन हो ना जिसमें बोला हो नॉट पॉसिबल, वो सारी चीजों के ऊपर प्लीज बॉक्स बना देना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए प्रैक्टिस के टाइम पे। फिर एनिसोल के अंदर ये करो, ये क्या है? ये भी बेसिक रिएक्शंस में आती है। कौन सी रिएक्शन है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। हेलोजन और उसके साथ ये कौन है? ये LCl3 लेविस एसिड है। कौन सी रिएक्शन है? हेलोजिनेशन। क्या होगा हेलोजिनेशन में? अब आप लोग ये सोचोगे मैम हेलोजिनेशन अगर करवा रहे हैं एनिसोल में, हाँ एनिसोल वो सब में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एनिसोल में अगर करवा रहे हो हेलोजिनेशन तो ऑर्थो पे भी तो बनना चाहिए। ये लोगों ने सिर्फ पैरा का क्यों लिखा है? तो पैरा का इसलिए लिखा है क्योंकि पैरा वाला ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए पैरा को लिखा है। तो ये भी राइट है, तो ये आंसर नहीं आएगा। फिर इसको देखते हैं, ये कहाँ पढ़ा? अभी पढ़ के आए, डोप्स प्रोसेस हाई टेम्परेचर, डोज प्रोसेस सेकंड टाइम रिपीट हुई। देख रहे हो डोज प्रोसेस की इंपॉर्टेंस, समझो डोज प्रोसेस की इंपॉर्टेंस को। तो ये भी नहीं आएगा क्योंकि ये भी करेक्ट है। ये चीज हो सकती है। अच्छा चलो, मैंने जो आगे आप लोगों को समझाया ना कि डोव्स प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है, एक वन एंड ओनली प्रोसेस है जिसमें हम लोग हेलो एरीन को फिनॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो चीज इधर प्रूफ होगी। इधर ये सारे रिएजेंट डालने पे ये बन रहा है, पर इधर सिर्फ हम लोगों ने जब HCl डाला तो ये चीज नहीं बनेगी। इसमें हमारा आंसर आ जाएगा नो रिएक्शन। ये प्रोडक्ट कभी बनता ही नहीं है, क्योंकि अगर इधर से हम लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाने की कोशिश भी की तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि अगर ये इधर जाएगा तो इधर पॉजिटिव आएगा। इट इज हाईली अनस्टेबल, पॉसिबल ही नहीं है ये चीज, कैसे करवाओगे? तो हमारा नॉट पॉसिबल वाला रिएक्शन कौन सा? ये वाला। क्लियर? वो ये चीज प्रूफ। चलो इतना नोट करो, फिर आगे देखते हैं। चलो अब आगे देखते हैं। तो कौन सा है 7th क्वेश्चन? स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत पूछते हैं वो लोग। स्टेटमेंट वाले हो गए, फिर असर्शन रीजन वाले हो गए, बहुत सबसे ज्यादा पूछते हैं वैसे क्वेश्चंस। तो स्टेटमेंट 1 को देखते हैं। पिक्रिक एसिड इज 2,4,6 ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन। ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन होता है पिक्रिक एसिड, अब भी हमने देखा। टोल्यूइन नहीं होता है, फिनॉल होता है। तो जो टोल्यूइन नहीं होता है, फिनॉल होता है, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट कैसा है? ये स्टेटमेंट हो गया हमारा फॉल्स स्टेटमेंट। हो गया। स्टेटमेंट 2 को देखते हैं। फिनॉल 2,4 डाइसल्फोनिक एसिड। फिनॉल 2,4 डाइसल्फोनिक एसिड मतलब कुछ ऐसा बनेगा। फिनॉल, ये 2 पोजीशन है, डाइसल्फोनिक एसिड ये होता है। फिनॉल 2,4 डाइसल्फोनिक एसिड इज ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड HNO3 टू गेट अ पिक्रिक एसिड। ये ट्रू है कि फॉल्स है? देखा ही हम लोगों ने आगे। मैंने क्या बोला था कि जब भी फिनॉल के अंदर कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज करो और कुछ भी क्यों ना लगाओ, सल्फोनिक एसिड भी क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, वो उसको रिप्लेस करके पिक्रिक एसिड 110% बना देगा। क्लियर? तो ये स्टेटमेंट हमारा कैसा है? ट्रू है। हो गया। बहुत इजी होता है, पर हाँ कभी कभी है ना ऐसे पूछ लेते हैं जिसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है स्टेटमेंट्स में। तो स्टेटमेंट्स को और असर्शन और रीजंस को थोड़ा ध्यान से करना चाहिए। चलो आगे देखते हैं। इन अ रिमर्टिमन रिएक्शन, रिमर्टिमन कौन है? रिएक्शन का नाम है। इन अ रिमर्टिमन रिएक्शन फिनॉल इज कन्वर्टेड इनटू सैलिसाल्डिहाइड। क्या है मैम ये सैलिसाल्डिहाइड? सुना होगा। सैलिसाल्डिहाइड क्या होता है? इधर लिखते हैं। वीडियो को पॉज करके 7th वाले को नोट कर लेना। चलो देखते हैं, ये पूरे रिएक्शन को ही देखते हैं, रिमर्टिमन रिएक्शन को। तो इसमें बेसिकली होता क्या है? फिनॉल में होती है रिएक्शन। और एक चीज, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर चैप्टर में से सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन जो है वो होगा हमारा फिनॉल वाला। फिनॉल में से मैक्सिमम क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और उसमें भी जो हमारा वो वाला टॉपिक है कि फिनॉल की जितनी भी नेम रिएक्शंस हो गई, प्रॉपर्टीज हो गई, प्रिपरेशन हो गई, फिनॉल इज इंपॉर्टेंट। तो फिनॉल को प्रॉपरली करना। अगर ये चैप्टर
छोड़ने का भी सोच रहे हो ना एक बार भी, मतलब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आधा चैप्टर करो क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आएगा। पर इफ अगर ऐसा एंड मोमेंट में छोड़ने का भी सोच रहे हो तो ऐसे केस में फिनॉल को कर लेना, और ईथर की कुछ प्रिपरेशंस है जैसे विलियमसन सिंथेसाइज, वो सब इंपॉर्टेंट है तो वो सब कर लेना। इंपॉर्टेंट मैं दे दूंगी बाद में, पहले रिमटिमेन को समझते हैं। रिमटिमेन रिएक्शन में फिनॉल होता है, उसके अंदर वो लोग ऐड करते हैं NaOH और साथ में होगा क्लोरोफॉर्म। अगर आप लोगों को सैलिसाल्डिहाइड बनाना है, सैलिसाल्डिहाइड पीछे एल्डिहाइड है, अगर एल्डिहाइड बनाना है तो यू विल यूज क्लोरोफॉर्म। पर अगर वो लोग पूछ रहे हैं कि हमें सैलिसिलिक एसिड बना के दो, सैलिसिलिक एसिड कुछ नहीं किया, एल्डिहाइड की जगह पे पीछे एसिड लगा दिया सैलिसिलिक एसिड, अगर वो लोग बोल रहे हैं कि सैलिसिलिक एसिड चाहिए हमें, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हम यूज करेंगे इसकी जगह पे क्लोरोफॉर्म की जगह पे NaOH, वो सब सेम रहेगा, सिर्फ क्लोरोफॉर्म की जगह पे हम यूज कर लेंगे, क्या यूज करेंगे, टेट्राक्लोरोकार्बन यूज करेंगे। ओके, पहले इसको देखते हैं फिर सैलिसिलिक एसिड की प्रिपरेशन को देखते हैं। अब इसमें होता क्या है, इधर O माइनस Na+ हो जाएगा। अब इधर चेक करो, अब क्या होगा, इधर से H+ निकला, H+ इधर से निकलेगा, इसको भी ब्रेक करेंगे, किसमें ब्रेक करेंगे, Cl2- और Cl+, इसमें मैंने इसको ब्रेक कर लिया, दिख रहा है क्लियर। इधर से मैं H+ को निकालूंगी, H+ इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रख के जाएगा क्योंकि H तो पॉजिटिव फॉर्म में निकलता है, तो H+ नेगेटिव चार्ज रख के गया, सॉरी इधर कुछ मिस्टेक है, Cl नेगेटिव में निकलता है, ये पॉजिटिव होता है, तो Cl नेगेटिव में निकला, H पॉजिटिव लेके निकलेगा, इधर नेगेटिव रख के जाएगा, तो बेसिकली इधर कुछ ऐसा दिखेगा आप लोगों को कि O- Na+, ये तो इधर लग गया O- NH+, समझ आ रहा है। देखो NaOH का काम क्या है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। इधर NaOH जो है वो एक्ट करेगा एज अ स्ट्रॉन्ग बेस। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया उसमें पहले से देख लिया था कि NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है। जब भी आप लोग NaOH को डालोगे ना वो अपनी 100% ट्राई करेगा कि मैं कुछ भी करके H+ को निकालूं। स्ट्रॉन्ग बेस का काम ये होता है कि वो लोगों के पास बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लोन पेयर होते हैं, तो वो दूसरों को देने के लिए निकलते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस जितने भी होते हैं ना वो, अब ये तो स्ट्रॉन्ग बेस है हम सबको पता है, और इसमें भी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो इधर होगा क्या वो देखो। ये सब मैंने कैसे किया, मैंने याद तो रखा नहीं है, इट इज कंसेप्ट, देखते हैं कैसे किया। अब ये NaOH है वो बेसिकली करता क्या है, NaOH इधर से H+ को निकाल देगा, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, क्या करेगा, इधर से H+ को निकाल देगा। अब मैम आप ऐसे एरो क्यों कर रहे हो, तो बच्चा एरो मैं जिस तरीके से कर रही हूँ ना वो ये इंडिकेट करता है जहां मेरा एरो जाएगा उस तरफ आएगा नेगेटिव साइन, और ये जो उसकी टेल है वो इंडिकेट करेगा पॉजिटिव साइन। और अगर आपको इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना है, जैसे ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास जा रहा है, तो ये ऐसे इंडिकेट होगा कि इलेक्ट्रॉन ऐसे गए। क्लियर, जो एरो की हेड होती है वो इंडिकेट करती है डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो ये चीज एरो इज अ गेम, तो एरो को इतना हल्के में मत लेना कि उसको निकाल रहे हो तो ऐसे ऐसे दिखा देते हैं कि अच्छा भाई वो निकल गया, ऐसे निकल गया, ऐसे नहीं दिखाना है। एरो इज अ वो जो हेड होता है ना वो इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन इधर थोड़ी जा रहे हैं, H+ निकल रहा है, H- थोड़ी निकल रहा है, तो एरो को ऐसे करना है। क्लियर हुई ये चीज, इसलिए O- और H+ होता है। क्लियर, तो एरो को ऐसे मजाक में मत ले लेना कि क्या कर रहे हो भाई, कुछ भी मतलब कुछ भी लगा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। चलो अब एरो से समझना, वो एरो वाली चीज मैंने इसलिए बताई था कि इधर मैं आप लोगों को समझा पाऊं जो मुझे समझाना है। NaOH क्या करेगा, ओके हम ये बात कर रहे थे फिनॉल, तो इधर से NaOH H+ को ले जाएगा। अब वो उसको लेने आए हैं तो जाना तो पड़ेगा ना, निकलेगा तो उसके साथ जाएगा ना, तो इधर से हम लोगों को H+ को निकालना पड़ेगा। अब होता क्या है देखो, NaOH में से Na+ और OH- अलग हो जाते हैं, ये जो H निकला वो इसके साथ चला जाएगा, किसके साथ जाएगा, इसके साथ चला जाएगा। तो वैसे इधर बाहर कौन निकला, मैं ऐसा बोल सकती हूँ इधर एक मेरा वाटर बाहर निकल गया, क्योंकि ये दोनों तो साथ में निकल गए, कल्टी मार दी दोनों ने, क्योंकि OH- है, OH- के पास है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, उसको H+ दिखा, वो तुरंत जाएगा भाई तुझे चाहिए, मुझे भी किसी को देना है, तो हम दोनों बॉन्ड बना लेते हैं, वो लोग ऐसा करते हैं, तो ये दोनों निकल गए। अब कौन बाकी रहा, अब ये अकेला घूम रहा है, तो वो क्या करेगा, वो इधर अटैक कर लेगा। क्लियर, सॉल्ट बन गया, ये कौन सा आयन है, फिनॉक्साइड है, पर इधर ये हाँ ये फिनॉक्साइड आयन हो गया। अब क्या होता है वो देखो, अब और एक बार जब हम NaOH डालेंगे, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अब और एक बार जब मैं NaOH और इसको डालूंगी, तो अब ये NaOH क्या करेगा, तो अब ये NaOH इधर जो
हाइड्रोजन है उसको निकालेगा, इधर के हाइड्रोजन को उसको निकाल दिया, अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, अब ये दोनों भी ब्रेक डाउन होते हैं किस में, क्लियर, और ये जो है वो पूरा इधर अटैक कर लेगा, CH Cl2, क्या निकला इधर से Cl माइनस और CHCl2 प्लस, तो इधर नेगेटिव आया था, इसने इधर अटैक कर लिया, बन गया क्लियर। तो ये हमारा क्या बन गया, ये बन गया हमारा इंटरमीडिएट। अब इसके बाद वो लोग हाइड्रोलिसिस करवा सकते हैं, अब हाइड्रोलिसिस करवाओ या फिर H2O डाल दो, कुछ भी कर लो, क्या होगा इधर से जो 2 Cl है वो निकल जाएंगे और उसकी जगह पे रिप्लेस होके क्या लग जाएगा, उसकी जगह पे रिप्लेस होके 2 OH लग जाएंगे। अब ऑर्गेनिक ऐसा बोलती है कि एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप पॉसिबल नहीं है, वो अनस्टेबल हो जाएगा, ऑब्वियसली अनस्टेबल होगा, दोनों ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, वो दोनों स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, रिपल्शन होगा, वो सारे वेक्टर्स आने लगेंगे। तो केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा बोलती है। तो हम क्या करेंगे, इधर से वाटर को एलिमिनेट करेंगे, किसको एलिमिनेट करेंगे, वाटर को, वाटर को एलिमिनेट किया, निकल गया वाटर। अब वाटर निकला तो ये इधर से निकलेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखेगा और इधर से H प्लस निकलेगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रखेगा, तो ये दोनों मिलके, हाँ, और हाइड्रोलिसिस करवाया है तो ऊपर का Na प्लस भी निकल के इधर H प्लस आ जाएगा। तो आफ्टर हाइड्रोलिसिस जो हमारा बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, क्लियर, और इसको बोलते हैं सैलिसाल्डिहाइड। क्लियर हुआ, इजी से रिएक्शन है, चलो हो गया क्लियर। तो स्ट्रक्चर क्या होगा, किसका पूछा है, इंटरमीडिएट का पूछा है, इंटरमीडिएट का स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर होगा इंटरमीडिएट का, अच्छा ओके मैंने इरेज कर लिया, इंटरमीडिएट का स्ट्रक्चर कुछ नहीं, ये वाला स्ट्रक्चर आया था हमारे बीच में, ये होगा, ये तो होगा ही नहीं, ये कहाँ से आया, फिर ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है, ये भी नहीं होगा क्योंकि इधर तो होना चाहिए Na प्लस, तो आ गया आंसर, इजी था। अब आगे देखते हैं, चलो ये फिर से वो वाली चीजें आ गई जिसमें हम लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताना है। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या डाला है वो लोगों ने, सबसे पहले वो लोगों ने अंदर डाला है LiAlH4। क्या होता है LiAlH4, तो इट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, वो रिड्यूस कर लेगा। तो किसको रिड्यूस करेगा, इसको रिड्यूस कर लेता है, क्या बनेगा फर्स्ट वाले से, कुछ ऐसा बनेगा NH2OH, हो गया रिड्यूस। अब उसके बाद वो लोगों ने ऐड किया है अंदर पीसीसी। पीसीसी मैंने आगे बोला जॉन्स रिएजेंट, पीसीसी, ये सारे एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं क्योंकि ये सब अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं। तो एक काम करते हैं, अब इधर पीसीसी डालने के बाद एल्डिहाइड बना लेते हैं, बन गया एल्डिहाइड। अब क्या होगा थर्ड से, अच्छा इसको खोल के लिख लेते हैं। अब क्या होगा थर्ड वाले से, अब ये थर्ड वाली जो रिएक्शन है वो है हमारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्यों न्यूक्लियोफिलिक, क्योंकि इसमें जो अटैक करेगा वो होगा हमारा Cn माइनस। किसके ऊपर अटैक करेगा, तो किसके ऊपर अटैक करेगा, देखते हैं, इसको लिखते हैं इधर। अब होता क्या ना वो देखो, इधर मैंने HCN को डाला, HCN ही है ना, ये रहा थर्ड वाला। अब क्या होगा, किसी भी कीटोन या कीटोन ले लो, एल्डिहाइड ले लो, उसके जो सेंटर्स होते हैं, कार्बन सेंटर, ये वाला जो कार्बोनिल सेंटर होता है वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होता है नेचर में। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब वो खुद के ऊपर, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक मतलब पॉजिटिव चार्ज, मुझे कुछ भी कोई भी इलेक्ट्रॉन दे दो मैं ले लूंगा, उसका वैसा सीन होता है। तो अब क्या करते हैं हम, मैं ब्रेक करके दिखाती हूँ कि क्यों वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है। तो इधर से वो ब्रेक होगा क्योंकि अगर ऑक्सीजन और कार्बन में कंपेयर करें तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसकी तरफ जाएगी। तो क्या होगा अब O माइनस इधर हो गया प्लस, इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। इसको भी ब्रेक डाउन करो, प्लस माइनस, माइनस वाला कहाँ जाएगा, इधर अटैक करेगा, प्लस वाला इधर जाएगा। फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट बनेगा OH Cn और इधर तो H ही है। क्लियर, कितनी इजी सी रिएक्शन है। अब इसके बाद क्या कर रहे हो, तो इसके बाद कर रहे हैं हाइड्रोलिसिस। ये सब साथ में दिखे ना सारे OH OH वाले ग्रुप, दैट मींस हाइड्रोलिसिस। हाँ अपन पेरोक्साइड में वैसा कंसीडर मत करना, ये सब साथ में लिखे ना, मतलब हाइड्रोलिसिस करवा लो। अब हाइड्रोलिसिस में भी अगर साइनाइड में हाइड्रोलिसिस करवा रहे हो तो साइनाइड में हाइड्रोलिसिस करवाने पे उधर बनता है कार्बोक्सिलिक। अगर आप किसी भी साइनाइड को हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो वो कार्बोक्सिलिक बनाएगा। ये चीज है आपके एनसीईआरटी में मैकेनिज्म के साथ। चलो तो क्या करना है, फोर्थ वाला क्या बनेगा, साइनाइड कार्बोक्सिलिक बन जाएगा। सिर्फ है इसमें कोई ऑप्शन वैसा जिसमें साइनाइड कार्बोक्सिलिक बन रहा है और हमारा आंसर आ रहा है ये रहा है, ये तो नहीं होगा, ये वाला है, बन गया ये वाला।
क्या किया है, ये कार्बन के ऊपर एक OH है और एक ये है, ये तो हाइड्रोजन है, वो तो है इधर। क्लियर? कब आया था शिफ्ट, तुम्हें आया था। अच्छा, एक चीज आप लोगों ने एनालाइज की, जितने भी क्वेश्चंस है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम फिनॉल में से आ रहे हैं। चलो अब आगे देखते हैं। पूरा पेपर ही फिनॉल का है जी, ये वाला जो चैप्टर उसमें से सारी चीजें ही फिनॉल की आ रही है। चलो अब आगे देखते हैं। इसके अंदर ये लोगों ने क्या ऐड करवाया है। अब हाँ, ये मैंने करवा लिया, ये आप लोगों को आना चाहिए। मैंने जो फर्स्ट वाला करवाया था उसके अंदर ये सारे कंसेप्ट समझा दिए। क्या है इसके अंदर, स्ट्रॉन्ग बेस और साथ में वाटर। अब बहुत फर्स्ट क्वेश्चन उसमें याद करो क्या करवाया था मैंने कि जब आप लोग स्ट्रॉन्ग बेस यूज करोगे अल्कोहल के साथ, तो वैसे केस में आप लोगों का जो बनेगा वो होगा अल्कीन। और अगर मतलब एलिमिनेशन, और अगर स्ट्रॉन्ग बेस को यूज कर रहे हो वाटर के साथ, तो वैसे के या फिर एक्वियस के साथ, कुछ भी एक्वियस होना चाहिए, अल्कोहल नहीं होना चाहिए, एक्वियस होना चाहिए, तो वैसे केस में हमारा जो बनेगा वो होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और वैसे केसेस पे हमारा उधर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। चलो देखते हैं। ये अल्फा, बीटा कौन सा निकालू, ये वाला निकाल, अच्छा ओके चलो पहले वीक बेस है, वीक बेस नहीं, वीक बेस है और एक्वियस में हो रहा है, तो दोनों साथ में होगा। क्या करेंगे अब, इधर से अल्फा और ये बीटा, मैं इधर से बीटा को निकालू। अच्छा बीटा को क्यों ही निकालेंगे, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करनी है ना, तो इधर से इसको निकाला। अब क्या होगा वो देखते हैं क्या होगा। तो इधर होगा हाइड्राइड शिफ्ट, इधर से ये निकल गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। अब हम लोगों ने पढ़ा है मार्कोव-निको के अंदर के जो कार्बोकैटायन होता है वो 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, तो इधर जो हाइड्रोजन है उसको हम इधर भेज लेंगे और इसको इधर भेज देंगे। तो ये जो शिफ्ट होती है जिसमें हम कार्बोकैटायन की रीअरेंजमेंट करते हैं, रीअरेंजमेंट इज नेसेसरी फॉर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ अ कंपाउंड, तो रीअरेंजमेंट जब हम करते हैं तो उस केस में ये जो हाइड्रोजन है वो उधर चला जाएगा, ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा और इधर आ जाएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड नहीं है, इधर आ जाएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज। अब अटैक करवाओ, किसको अटैक करवाएंगे, OH को, तो OH हमारा इधर लग जाएगा, Na+ OH- हो गया। क्या बनेगा, ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर, चलो नोट डाउन करो। अब आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिली रिएक्ट्स विद डाइल्यूट NaOH। डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट हो कंसंट्रेटेड हो उससे कोई काम नहीं है हमें। NaOH क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, तो उसके साथ रेडिली रिएक्ट कौन करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड ही करेगा ना। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। एक ऐसा दोस्त है जिसके साथ आपकी वाइब बहुत अच्छी मैच होती है और एक ऐसा दोस्त है जिसके साथ इतनी अच्छी मैच नहीं होती है, तो आप किसके साथ रेडिली मिक्स हो जाओगे, मतलब ऑब्वियसली जिसके साथ वाइब अच्छी मैच होती है उसके साथ ही आप रेडिली फ्रीक्वेंटली घूमने जाओगे। बस वही चीज ये भी करता है। क्या करेगा, NaOH जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, तो उसको कुछ ऐसा चाहिए जो स्ट्रॉन्ग एसिड हो, तो ये रेडिली रिएक्शन हो सकती है। चलो समझते हैं इसको। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस आए ना, तो उसके अंदर रिएक्टिविटी के क्वेश्चंस आए और आपको ऐसा दिख रहा है कि वो लोगों ने क्वेश्चन में बेस को लिखा है, ऑप्शन में एसिड को लिखा है, या ऑप्शन में एसिड को लिखा है, क्वेश्चन में बेस को लिखा है, तो समझ जाना कि आप लोगों को एसिडिसिटी या बेसिसिटी से चीजें चेक करनी है। अब ये सारी, अगर इसमें वो लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि इसके बाजू में सबके पीके एक ही वैल्यूज दे दे, कुछ अगर पूछना हो फिर से रिपीटेड क्वेश्चन पर थोड़ा उसमें कुछ चेंजेस करके, तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि जो पीके होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिसिटी से। पीके की वैल्यू दे सकते हैं सबके बाजू में, अगर दे दी तो क्वेश्चन ज्यादा इजी बन जाएगा, क्योंकि फिर हमें ये सीरीज को समझनी नहीं पड़ेगी एसिडिसिटी की। अगर दे दिया वैसा तो बहुत इजी हो जाएगा। तो कैसे देखेंगे, अगर पीके की वैल्यू दे दी, तो अगर पीके की वैल्यू दे दी तो जिसकी पीके की वैल्यू सबसे कम उतना ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड उतना इजीली वो NaOH के साथ रिएक्ट करेगा। क्लियर, तो रिएक्शन सबसे फास्ट किसकी होगी, जिसके साथ वाइब अच्छी बहती होगी। स्ट्रॉन्ग के साथ अच्छा रिएक्ट करेगा ना। अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को रिएक्ट करवा लूं तो एसिडिक सॉल्ट बन जाएगा। न्यूट्रल कैसे बनेगा, हमें क्या करना है, न्यूट्रल बनाना है। तो क्या करेंगे, अब ये दे तो वो तो पूरी अलग बात हो गई। अगर ये चीज को नहीं दे रहे, ये पीके की वैल्यू नहीं दे रहे, तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए एसिडिसिटी का ऑर्डर कैसे होगा। चलो देखते हैं।
एसिडिसिटी को समझने के लिए सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कोई भी जो कंपाउंड होगा उसकी एसिडिसिटी को देखेंगे कैसे। तो एसिडिसिटी को देखने के लिए हम ये देखेंगे कि जो कंपाउंड है वो कितना इजीली उसके H+ को जाने देगा। चलो इसको बहुत अच्छे एग्जांपल से समझते हैं। आप कब आपके दोस्त को जाने दोगे? जाने दोगे मतलब ऐसे कि अगर वो अब्रॉड पढ़ने के लिए जा रहा है, हाँ तो तू जा सकता है। जब उसके जाने से मुझे खुशी हो रही हो, मैं स्टेबल हो रहा हूँ, या हम ऐसा सोच के स्टेबल हो रहे हो कि वो अगर जाएगा तो वो और सक्सेसफुल बनेगा, तब हम उसको अलाउ करेंगे, ओके तू जा। ये चीज होती है। वही चीज इधर भी होती है। कोई भी कंपाउंड कब अलाउ करेगा H+ को जाने के लिए? जब उसके जाने से उसको खुशी मिल रही है, वो स्टेबल हो रहा है। अब कंपाउंड में स्टेबिलिटी कैसे देखेंगे? तो कंपाउंड में स्टेबिलिटी अगर बेंजीन वाले ग्रुप दिए हैं, अराइल ग्रुप दिए हैं, तो उसके बेसिस पे हम स्टेबिलिटी देखेंगे रेजोनेंस से। जितना ज्यादा रेजोनेंस करेगा, जितने अच्छे से वो रेजोनेंस कर पाएगा, उतना ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। एसिडिसिटी वैसे देखते हैं कि कितना इजीली तुम अपने H+ को जाने देते हो। कब जाने दोगे? जब उसके जाने से मैं स्टेबल हो रहा हूँ तो मैं उसको जाने दूंगा ना। अगर मेरा दोस्त जा रहा है और मतलब ऐसा मैं सोचूंगा कि यार वो जा रहा है, अब हम क्या करेंगे, अब बात कैसे होगी, ये कैसे होगा, वो सब अगर हम सोचेंगे तो हम अनस्टेबल होंगे। अगर हम अनस्टेबल होंगे तो फिर हमारी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, तो हमारी एसिडिसिटी भी कम हो जाएगी। क्लियर हुआ? वही चीज है। ये भी वैसा हो गया कि अगर हमारी एसिडिसिटी कम हो रही है, दैट मीन्स के हमारी जो फ्रेंडशिप लेवल है वो कम हो रहा है। मतलब अगर एक अच्छा दोस्त होगा वो अलाउ करेगा उसको जाने के लिए। वैसा ही इधर है, अगर एक अच्छा कंपाउंड होगा जो स्टेबल होता है उसके जाने से, दैट मीन्स वो ज्यादा एसिडिक है, उसके फ्रेंडशिप लेवल ज्यादा अच्छा है। चलो तो देखते हैं, अब ये ऑर्डर को समझते हैं। तो इसमें वाटर है, फिनॉल है, फिर इथेनॉल है, बेंजाइल अल्कोहल है और एक टर्शियरी अल्कोहल है। अब देखते हैं, अगर मैं इसमें इसको ऐसे लिख लेते हैं OH- और H+। अगर मैंने इसमें से H+ को जाने दिया तो OH- स्टेबल है इटसेल्फ। हाँ OH- स्टेबल है। अगर H+ निकल भी गया तो OH- बहुत अच्छा बेस है, तो OH- स्टेबल है। अगर इसको देखते हैं, इसमें से अगर मैंने H+ को जाने दिया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, आएगा इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अच्छा ओके, इधर है ना, इसको अभी निकाल देते हैं, ये है ऑप्शन में तो उसको निकाल देते हैं। H+ को जाने देंगे तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, वो रेजोनेंस करना शुरू कर देगा। ये इधर देगा, ये इधर देगा, वो लोग रेजोनेंस स्टार्ट कर लेंगे। तो ये सब में से सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा क्योंकि इसमें रेजोनेंस अच्छा होगा। अब आप लोग बोलोगे कि मैम अराइल ग्रुप तो इधर भी है, तो इसने क्या बिगाड़ा था? तो देखो एक ओके ओके, तो ये चीज समझ आ गई। ये इससे ज्यादा क्यों होगा, अब उसको समझते हैं कि एसिडिसिटी इसके ज्यादा क्यों है। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब है ना, एक चीज है उसको मैं बोल रही हूँ, लिख लो आप लोग। जितने अल्काइल ग्रुप ज्यादा होंगे उतना वो नेगेटिव चार्ज कंपाउंड के ऊपर इंक्रीज करेगा, क्योंकि जो अल्काइल ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, तो वो नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज करेगा। अगर नेगेटिव चार्ज कंपाउंड के ऊपर इंक्रीज होगा तो हम अनस्टेबल हो जाएंगे, मतलब कंपाउंड अनस्टेबल हो जाएगा। बस वही चीज है। तो ये दोनों में वही चीज है जो मैंने बोली कि जितने अल्काइल ग्रुप ज्यादा, इधर अल्काइल ग्रुप एक बढ़ गया तो अल्काइल ग्रुप बढ़ने से नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर बढ़ जाता है, तो उसकी एसिडिसिटी कम हो जाएगी। क्लियर? अब इसको समझते हैं, ये इससे ज्यादा क्यों है? तो ये दोनों में ये इससे ज्यादा इसलिए है क्योंकि इसकी जो पीके की वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है। ये दोनों को पीके से हम चेक करते हैं। किससे चेक करेंगे? पीके वैल्यू से। और इसकी पीके वैल्यू ज्यादा होती है, मतलब दिस इज लेस एसिडिक, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और ये तो बहुत ही कम होगा। क्यों? क्योंकि इसमें तो बेंजीन भी नहीं है कि वो रेजोनेंस करके स्टेबल हो सके, क्योंकि जितनी स्टेबिलिटी बढ़ेगी उतनी एसिडिसिटी भी बढ़ेगी, तो ये तो बेंजीन भी नहीं है कि वो स्टेबल हो सके, नहीं हो सकता, तो ये सबसे कम आएगा। अब ये मैंने ऑर्डर समझा है, उसकी वजह से आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिली रिएक्ट्स विद डाइल्यूट NaOH? कौन रेडिली रिएक्ट करेगा? तो वो वाला करेगा जो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। कौन सा सबसे ज्यादा एसिडिक है? बेंजोइक एसिड नहीं, कौन? फिनॉल। आ गया हमारा आंसर। क्लियर? चलो, मेजर प्रोडक्ट। ओके, अब ये जो ये वाले टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, वो बहुत अच्छे लेवल पे पूछे जाते हैं। मतलब इससे आप लोगों को कोई भी कंपाउंड दे देंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं इसको, फिनॉल को और कार्बोक्सिलिक को हम देखें दोनों चैप्टर को मिलके, तो दोनों चैप्टर में से अगर कोई चीज बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछ लेता है, मतलब हमेशा दिखती है पेपर में, वो होगा ऑर्डर। ऑर्डर बहुत पूछते हैं, एसिडिसिटी, बेसिसिटी, पीके, उसके ऑर्डर बहुत आते हैं। क्लियर? तो ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। उसमें भी वो लोग अमाइन को घुसा देंगे, फिर कार्बोक्सिलिक को कंपेयर करो, फिनॉल को, तो ऑर्डर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? और अमाइन के तो खास, क्योंकि उसमें है ना एक्वियस, एल्कोहलिक, वो सारी कंडीशंस में ऑर्डर चेंज होते हैं, तो उसको प्रॉपर्ली ध्यान से करना।
अब इसमें देखते हैं मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा, कौन है ये एनिसोल। एनिसोल के अंदर क्या करवा रहे हैं, कंसंट्रेटेड HNO3 H2SO4 डाल रहे हैं, मतलब बेसिकली नाइट्रेशन हो रहा है। नाइट्रेशन में H2SO4 भी साथ में डालते हैं, नाइट्रेशन हो रहा है। नाइट्रेशन होगा, क्या बनेगा, नाइट्रेशन होगा इधर OCH3, अब ये तो हमारा फिनॉल है नहीं कि उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आए, तो इसमें मेजर प्रोडक्ट को हम कंसीडर करते हैं। पूछा भी मेजर प्रोडक्ट का ही है, तो इधर हम नहीं बनाएंगे, हम इसको इधर कर लेते हैं। NO2 नाइट्रेशन हो गया। अब इसके अंदर क्या ऐड करेंगे, ब्रोमीन को ऐड करेंगे। ब्रोमीन एक्सेस में डाला है, Fe का मतलब FeCl होता है, मतलब वो लोगों ने फेरिक यूज किया एज ए लेविस एसिड, उसको एक्सेस में डाला। एक्सेस में डाला है मतलब इधर भी Br लग जाएगा, इधर भी Br लग जाएगा। तो हमारा ए प्रोडक्ट कौन सा हुआ, ए प्रोडक्ट हो गया ये वाला पैरा नाइट्रो एनिसोल, और हमारा जो बी वाला होगा वो ये वाला होगा। क्लियर हो गया मेजर प्रोडक्ट। चलो अब आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, पर इसके लिए आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि रिएजेंट करेगा क्या। इसके अंदर जो रिएजेंट वो लोगों ने दिया ना पेरिडिन, हम पता है जनरली क्या सोचते हैं, अगर मैं ये क्वेश्चन को देख रही हूँ फिर ये वाला बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये जो ए वाला प्रोडक्ट है वो बहुत इजीली हो जाएगा, क्योंकि उसमें कुछ नहीं करना है। ये कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या होगा, एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट एक्ट करता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब कुछ भी करके कंपाउंड में से पानी को निकाल दो, मतलब OH माइनस, अल्फा पे से OH माइनस और बीटा पे से H प्लस को निकाल दो, वो वैसे एक्ट करेगा। तो ये तो बहुत इजीली बन जाएगा। चलो बनाओ, कैसे बनेगा। ये अल्फा पोजीशन है, अल्फा पे से मैं निकाल सकती हूँ OH माइनस को। अब मैं बीटा पोजीशन कैसे डिसाइड करूँ, बीटा पोजीशन डिसाइड करनी एक बहुत अच्छी गेम है, क्योंकि उसके बेसिस पे ना स्टेबिलिटी सब आ जाता है। अगर आप लोग इसमें, अगर हम ये प्रोडक्ट एक ही बात करें, उसके अंदर अगर आप लोग बीटा में, मैं इसको लिख लेती हूँ बीटा 1, अगर आप लोग इधर से निकाल रहे हो तो ये कुछ ऐसा बनेगा। और अगर आप लोग, चलो आप लोग ये कैसे डिसाइड करोगे कि मैम बीटा पोजीशन होगी कौन सी, तो जो कार्बन पे से आप OH निकालते हो उसके जो बिसाइड्स एडजेसेंट कार्बन होते हैं ना, जितने भी एडजेसेंट कार्बन होंगे वो सारे होते हैं अल्फा हाइड्रोजन, उसके ऊपर से हम निकाल सकते हैं, दैट इज आवर बीटा पोजीशन। तो ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है। अब ये दोनों तो सेम ही हो गया, तो किसी एक को ले लेते हैं। तो मैं इधर लिख लेती हूँ बीटा 2 पोजीशन। तो अगर मैं उसके ऊपर से निकालूंगी तो मेरा कुछ ऐसा बनेगा। क्लियर। अब इधर क्वेश्चन ये है कि स्टेबल कौन सा होगा, तो स्टेबल हमारा होगा ये वाला, ये होगा हमारा मेजर प्रोडक्ट। क्यों मैम इसको मेजर प्रोडक्ट बोला, तो बच्चा इसको सेटजेफ रूल से चेक करो। सेटजेफ रूल क्या बोलता है कि अगर आप लोग आल्कीन के आजू बाजू के अल्फा हाइड्रोजन को गिन लोगे और अगर वो बहुत ज्यादा हो गया एज कम्पेयर टू दूसरा वाला जो बना है, तो फिर वो मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा और वो स्टेबल सबसे ज्यादा होगा। चलो तो हम कैसे गिनेंगे, तो डबल बॉन्ड के आजू बाजू एक सर्कल बना देंगे और फिर गिन लेंगे उसके आजू बाजू के सारे अल्फा हाइड्रोजन। इधर 2 होंगे, इधर भी 2 होंगे। कितने अल्फा हाइड्रोजन है, इधर 3 4 5 6 7, इधर 7 अल्फा हाइड्रोजन है डबल बॉन्ड के आजू बाजू। इधर कितने हैं, तो 1 2 3 4, इधर सिर्फ 4 अल्फा हाइड्रोजन है। स्टेबल कौन सा है, ये वाला। तो ये कौन सा बनेगा, मेजर प्रोडक्ट। तो मेजर ही बोलना है हमें, कौन सा आएगा। ओके, ये दोनों तो निकल गए, ये दोनों में से कोई आंसर हो सकता है। क्लियर। अब इसको देखते हैं। इसमें अगर मैं इसको पहली बारी में देखूं ना, तो मुझे ऐसा लगेगा कि पिरिडिन क्या ही कर लेगा, मतलब हम पिरिडिन को इतना सोचते नहीं है। एज पर द रिएजेंट, जितने रिएजेंट हमने अभी तक पढ़े उसमें हम पिरिडिन को कभी ऐसे बहुत डिटेलिंग में नहीं सोचेंगे कि पिरिडिन क्या करेगा। हम उसको ऐसा कंसिडर कर देते हैं कि वो एज ए रिएजेंट एक्ट करेगा, वो एज ए मीडियम प्रोवाइड करेगा। हाँ, वो एज ए मीडियम प्रोवाइड करेगा, दिस इज ट्रू। बट वो मीडियम भी क्या करेगा, कोई चीज में मीडियम होगा तो कुछ तो करेगा ना वो। तो अब ये पिरिडिन क्या करता है, ऑर्गेनिक में कहीं पे भी अगर आपको पिरिडिन दिख रहा है ना, उसका एक ही काम है। क्या काम है, पिरिडीन एक अच्छा बेस है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगी बहुत अच्छा बेस है, पर पिरिडीन इज अ गुड बेस। तो वो H प्लस को निकालेगा। बेस मतलब ऑब्वियसली उसके पास एक्स्ट्रा बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ज्यादा होंगे, तो ऑब्वियसली वो H प्लस को देगा। दैट मीन्स कहीं पे भी अगर आपको पिरिडीन दिखे वो H प्लस को निकालने की ट्राई करेगा। तो अब इधर से H प्लस कहीं से निकल रहा है, हाँ निकल रहा है, इधर से निकल सकता है। इधर से निकाल दो, H प्लस को निकाल दिया तो इधर मेरा नेगेटिव चार्ज आ गया। अगर मैंने ये पिरिडीन H प्लस को लेके चला गया, ये कैसा होता है देख लेते हैं एक बार, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, इधर देख लेते हैं। ये मैंने इधर लिखा CH3OH। अब मैंने इसके अंदर ऐड किया पिरिडीन। मैम पिरिडीन दिखता कैसे है, पहले तो वही नहीं पता। ये होता है पिरिडीन। ये पिरिडीन क्या करता है, H प्लस को ले लेगा। इधर से उसने H प्लस को ले लिया, इधर माइनस आ गया और H प्लस को लेके ऐसा बन जाएगा और इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्लियर। अब कौन है इधर, एसिड हलाइड है हमारे पास, असाइल हलाइड बोल दो, एसिड हलाइड बोल दो। तो ये है हमारे पास। चलो इसको भी ब्रेक डाउन करवाओ, कैसे करवाओगे,
ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, नेगेटिव को लेके जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव रखेगा, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, Cl को बाय बाय बोल दो कि भाई तुम निकलो, इसको इधर अटैक करवा दो, CH3 O CO CH3। दिख रहा है कुछ ऐसा ऑप्शन? हाँ दिख रहा है, आगे आंसर। अब बहुत बार पता है हमें ना थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं कि एक काम करते हैं, OH माइनस को निकाल देते हैं और फिर ये बन जाएगा, क्योंकि उधर है ना हम है ना सारी जितनी भी रिएक्शंस किया ना हमने, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, सब्स्टिट्यूशन सब लगाएंगे। सबको क्यों लगाना है? पेरिडीन को देख के सिर्फ इतना सोचो ना, पेरिडीन बेस है, बेस को अंदर डाला है, अब इतना अच्छा भी बेस नहीं है कि वो एल्किन बना देगा, इतना अच्छा भी वो बेस नहीं है, तो क्या करेगा पेरिडीन? H+ को निकालेगा और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर देगा। देखो कंक्लूजन इतना ही है कि अगर आप लोग स्ट्रॉन्ग बेस को यूज कर रहे हो तो वैसे केस में आप लोगों का 110% बेस्ड ऑन द मीडियम क्या है उसके ऊपर अल्कीनी बनेगा। और अगर आप लोग वीक बेस को यूज कर रहे हो तो वैसे केस में आप लोगों का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, दैट मीन्स जो न्यूक्लियोफाइल है वो सब्स्टिट्यूट होगा। क्लियर हो गया? ओके, अब इतने ही क्वेश्चंस थे आज के लिए। हाँ ये दोनों शिफ्ट 2 में पूछे गए थे, शिफ्ट नहीं लिखा है मैंने, शिफ्ट 2 में पूछे गए थे दोनों। क्लियर हो गया? तो ऐसे ही अच्छे से कंसेप्चुअली समझने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने ऐसे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिसने रिएक्शन को सिर्फ याद रखा है, मतलब याद रखो इधर से ये घुसता है वो घुसता है, ऐसे कुछ नहीं होता है। रिएक्शंस की प्रॉपर मैकेनिज्म कंसेप्ट्स होते हैं। ओके, तो इसको भी ये वीडियो को देखना है तो अपने नोट्स को खोल के बैठो, बहुत अच्छे से चीजें क्लैरिफाई होगी। और साथ ही साथ मैं जब करूं तब साथ में करते जाओ, पहले वीडियो को पॉज करो, खुद ट्राई करो, नहीं हो उसके बाद सोल्यूशन देखो। क्लियर?